आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में पेपर सेकंड प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास सब्जेक्ट पर आज हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको शिक्षा के छनाई सिद्धांत या निस्यंदन का सिद्धांत और लॉर्ड ऑकलैंड की शिक्षा नीति के बारे में बताया था। आज हम आपको वुड का घोषणा पत्र 1854 के बारे में बताएंगे, जिसमें घोषणा पत्र की जो प्रमुख सिफारिशें हैं उन सिफारिशों पर हम चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ये ध्यान रखिएगा कि ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि वुड का घोषणा पत्र कब हुआ, तो वो 1854। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट हर 20 वर्ष के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को नया आज्ञा पत्र प्रदान करती थी। 1853 में जब पुनः आज्ञा पत्र के नवीनीकरण का समय आया तो ब्रिटेन के राजनीतिक क्षेत्रों में यह अनुभव किया गया कि अब भारत की शिक्षा पद्धति में कतिपय परिवर्तन करने आवश्यक है। अतः भारतीय शिक्षा पद्धति की जांच करने के लिए ब्रिटिश लोकसभा ने एक संसदीय समिति नियुक्त की। अपनी जांच के आधार पर समिति ने ब्रिटिश सरकार को सुझाव दिया कि भारत में शिक्षा की उन्नति और प्रसार की आवश्यकता है। समिति ने कहा कि भारतीय शिक्षा के प्रसार से ब्रिटिश साम्राज्य को क्षति पहुंचने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए इस प्रश्न को टालना ब्रिटिश सरकार के लिए हितकर नहीं होगा। समिति के सुझावों के आधार पर 19 जुलाई 1854 को कंपनी के संचालकों ने अपनी भारतीय शिक्षा नीति के विषय में घोषणा पत्र जारी किया। उस समय चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन थे और उन्हीं के नाम पर
इस घोषणा पत्र को वुड का घोषणा पत्र कहा गया। यह जो घोषणा पत्र था वो 100 अनुच्छेदों का एक विशाल अभिलेख था, जिसमें भारतीय शिक्षा की समस्याओं पर विस्तार से विचार किया गया था। तो घोषणा पत्र की जो प्रमुख सिफारिशें थी वो इस तरीके से हैं, पॉइंट के माध्यम से आप लिखिएगा। सबसे पहली सिफारिश, शिक्षा का उत्तरदायित्व। भारतीय शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए घोषणा पत्र में कहा गया कि अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से कोई भी अन्य विषय हमारा ध्यान इतना आकर्षित नहीं कर सकता जितना शिक्षा। दूसरी सिफारिश, पाठ्यक्रम के संदर्भ में घोषणा पत्र में कहा गया कि हम बलपूर्वक घोषणा करते हैं कि जिस शिक्षा का प्रसार हम भारत में करना चाहते हैं उसका उद्देश्य यूरोपीय उच्च कलाओं, विज्ञान, दर्शन एवं साहित्य का प्रसार है। शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए घोषणा में कहा गया कि हम शिक्षा के विकास को इस दृष्टि से देखते हैं कि जो भी शिक्षा प्राप्त करेंगे उनका बौद्धिक एवं चारित्रिक स्तर ऊंचा होगा और इस प्रकार हम ऐसे रोचक सेवक दे सकेंगे जिनको कि विश्वास के साथ राजपदों पर नियुक्त किया जा सके। आइए अगली सिफारिश देखते हैं। शिक्षा का माध्यम। घोषणा पत्र में स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों को ही शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया और घोषणा पत्र में कहा गया कि यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए हम अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं को समान रूप से शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते हैं और हमारी यही अभिलाषा है कि ये भाषाएं साथ साथ भारतीय विद्यालयों में उन्नति करें।
इसके बाद में शिक्षा विभाग की स्थापना, घोषणा पत्र में प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग की स्थापना का सुझाव दिया गया और इस विभाग का कार्य अपने प्रांत में शिक्षा की व्यवस्था करना, उसका निरीक्षण करना और उस पर नियंत्रण रखना तथा उसमें सुधार लाना होना चाहिए। इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जन शिक्षा संचालक हो, उसके अधीन उप शिक्षा संचालक, निरीक्षक और उप निरीक्षक। शिक्षा संचालक प्रतिवर्ष शिक्षा संबंधी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करें। इसके बाद में क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना के लिए कहा गया, जिसमें घोषणा पत्र के अनुसार विद्यालय का जो क्रम है, जो सबसे पहले है प्राथमिक विद्यालय, फिर मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय। इसके बाद में आता है विश्वविद्यालयों की स्थापना। घोषणा पत्र में कहा गया कि अब समय आ गया है जबकि भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए और उदार तथा नियमित शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। तो इस संबंध में घोषणा पत्र में कुछ सुझाव दिए गए। सबसे पहला सुझाव ये दिया गया कि उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए कलकत्ता, बम्बई और यदि आवश्यक हो तो मद्रास में भी विश्वविद्यालय खोले जाएं। और दूसरा ये कि इन विश्वविद्यालयों का जो संगठन है वो संगठन लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मान करके किया जाए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुलपति, उपकुलपति और अभी सदस्य हों जो सरकार द्वारा मनोनीत किए जाएं। इन सबको मिलाकर के सीनेट का संगठन किया जाए, जिसका कार्य विश्वविद्यालय के नियमों का निर्माण करना और उसका प्रबंधन करना। इन विश्वविद्यालयों का कार्य कॉलेजों को संबद्ध करना, कॉलेजों का निरीक्षण करना और उनके शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाना, परीक्षाओं की व्यवस्था करना तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान करना। अब इसके बाद लगता है जन साधारण की शिक्षा का प्रसार। सरकार उच्च वर्ग के लोगों की शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देती रही। जन साधारण की शिक्षा की ओर उसने विशेष ध्यान नहीं दिया। तो घोषणा पत्र में जन साधारण की शिक्षा के प्रसार पर बल देते हुए कहा गया कि अब हमारा ध्यान उस विषय की ओर भी जाना चाहिए जो संभवतः अधिक महत्व की है और जिसकी अब तक अवहेलना की गई है। वह है कि किस प्रकार उपयोगी तथा व्यवहारिक ज्ञान जो जीवन के हर स्तर पर उपयुक्त है, उस समस्त जनसमूह को जो
निस्सहाय होने के कारण उच्च शिक्षा के प्राप्त करने के सर्वथा अयोग्य है, वो प्राप्त कराया जा सकता है। और हम यह देखना चाहते हैं कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भविष्य में सरकार क्या सक्रिय प्रयास करती है। इसके बाद में जनसाधारण की शिक्षा के प्रसार के लिए आयोग ने कहा कि प्रत्येक स्तर पर विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जाए, देशी विद्यालयों की स्थिति को सुदृढ़ किया जाए और निर्धन व योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। अगली सिफारिश है सहायता अनुदान। सहायता अनुदान के लिए, शिक्षा प्रसार के लिए धन की जो है वो अत्यधिक आवश्यकता थी और सरकार केवल उसके लिए संभव भी नहीं था कि वह इस देश की विशाल जनसंख्या को शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था कर सके। तो घोषणा पत्र में सहायता अनुदान प्रणाली प्रारंभ करने का सुझाव दिया गया। घोषणा पत्र में कहा गया कि हमने भारत में सहायता अनुदान प्रणाली को अपनाने का निश्चय किया है। यह प्रणाली इंग्लैंड में सफलतापूर्वक व्यवहार में लाई गई है और हम यह आशा करते हैं कि इससे हम राज्य के सहयोग के अतिरिक्त स्थानीय साधनों का सहयोग प्राप्त कर तथा राज्य के व्यय में वृद्धि करके शिक्षा का जितना विकास केवल राज्य के व्यय से संभव है उससे कहीं अधिक शिक्षा का विकास कर सकेंगे। इसके बाद आता है शिक्षक प्रशिक्षण पर। घोषणा पत्र में कहा गया कि हमारी यह इच्छा है कि भारत की प्रत्येक प्रेसिडेंसी में प्रशिक्षण विद्यालय और कक्षाएं अतिशीघ्र स्थापित की जाएं। घोषणा पत्र में कानून, चिकित्सा, इंजीनियरिंग इन सबके शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी और छात्राध्यापकों को प्रशिक्षण काल में छात्रवृत्तियां देने का भी सुझाव दिया गया। घोषणा पत्र में कहा गया कि छात्राध्यापकों को छात्रवृत्तियां एवं शिक्षकों को अधिक वेतन देकर अन्य राजकीय विभागों के समान शिक्षा विभाग को भी उतना ही आकर्षक बनाया जाए। इसके बाद में स्त्री शिक्षा के संदर्भ में घोषणा पत्र में
स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रकार के प्रयास करने पर बल दिया गया और घोषणा पत्र में कहा गया कि स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके लिए हम अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट किए बिना नहीं रुक सकते। हम गवर्नर जनरल की इस घोषणा से पूर्णतः सहमत हैं कि भारत में स्त्री शिक्षा को सरकार की स्पष्ट व मैत्रीपूर्ण सहायता मिलनी चाहिए। इसके बाद में शिक्षा और सरकारी रोजगार के संदर्भ में कहा गया कि राज पदों पर नियुक्तियों में उन व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की जाए जिनकी शैक्षिक योग्यता अन्य व्यक्तियों से अधिक हो। इस नीति का अनुसरण करने से जहाँ एक शिक्षा का प्रसार होगा वहाँ दूसरी ओर शिक्षा प्राप्त करके लोगों में मानवीय गुणों का विकास होगा और वे अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। इसके बाद में ये लास्ट सिफारिश भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया गया। घोषणा पत्र में भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कहा गया कि पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान की पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जाए और इन विषयों पर भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखाई जाएं तथा उनके लेखों को उचित पुरस्कार प्रदान किया जाए। और व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में घोषणा पत्र में यह सुझाव दिया गया कि भारतीयों को विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा देने के लिए भारत के विभिन्न प्रांतों में व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना की जाए। इससे दो लाभ होने की कल्पना की गई। एक तो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके भारत के जो युवक होंगे वो बेकार नहीं होंगे और उनको कोई कार्य मिल जाएगा और वे आंदोलन में भाग नहीं ले सकेंगे। और दूसरे सरकार को स्वामिभक्त सेवक भी मिल जाएंगे। मुसलमानों की शिक्षा के संदर्भ में घोषणा पत्र में मुसलमानों की पिछड़ी हुई दशा पर दुख प्रकट किया और इस संबंध में सुझाव दिया गया कि मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए विशेष प्रयास प्रारंभ किए जाएं। तो आज हमने आपको चार्ल्स फूकोट के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशों के बारे में चर्चा किया। अगले वीडियो में हम घोषणा पत्र का मूल्यांकन के अंतर्गत बोर्ड के घोषणा पत्र के गुण और दोषों पर हम चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें
समझ में आएंगी। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।